नमस्कार दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो ज्ञान, बुद्धि और जादू की एक हल्की सी छुअन को खूबसूरती से मिलाती है। यह कहानी है रूपांतरण, भक्ति और कहानी कहने की अद्भुत शक्ति की। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो ये साबित करता है कि शब्द न केवल चंगा कर सकते हैं, बल्कि प्रेरित कर सकते हैं और यहां तक शक्तिशाली श्रापों को भी तोड़ सकते हैं। दृढ़ संकल्प वाला राजा विक्रमार्क पेड़ के पास फिर से गया। पेड़ से शव को उतारकर कंधे पर डालकर हमेशा की तरह मौन श्मशान की ओर चल पड़ा। तब शव में से बेताल बोला, राजा, आधी रात के समय डरावने श्मशान में जो कार्य तुमने हाथ में लिया है उसे पूरा करने के लिए जो साहस और दृढ़ संकल्प तुम दिखा रहे हो वह साहसी है। लेकिन इनके साथ साथ मनुष्य के लिए दुनियादारी की समझ, समय सूचकता और लक्ष्य की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। जिनमें ये नहीं होते वे लोग कार्य सिद्ध होने के क्षण में भी उसे अपने हाथों से खो बैठते हैं। इसके लिए उदाहरण के तौर पर सुनंद नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताता हूं। बिना थके सुनो, कहकर वह इस प्रकार कहने लगा। पूर्व समय में विरूप देश में बृहस्पति जैसे बुद्धिमान एक मंत्री रहता था। महाराज शूरसेन हर बात में अपने मंत्री पर ही निर्भर रहते थे। उनके शासन में देश समृद्ध था। दुर्भाग्यवश महामंत्री का अकाल मरण हो गया। शूरसेन ने एक नए मंत्री की नियुक्ति की और उसी की सलाहों पर राज्य का शासन चलाने लगे। नए मंत्री को राजा को प्रसन्न करना भली भांति आता था, लेकिन सलाह देना बिल्कुल नहीं आता था। वह जो भी सलाह देता अपने विचार से ही देता था, जिससे राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी। कुछ लोगों ने यह बात राजा को बताई, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बोले, मंत्री की सलाह से ही यह राज्य समृद्ध है। मंत्री कभी गलत सलाह नहीं दे सकता। राज्य में समस्याएं आ रही हैं तो वे अस्थायी हैं। अंत में राजगुरु ने भी शूरसेन को मंत्री की सलाहों के बारे में चेतावनी दी। राजा हंसते हुए बोले, गुरुवर, जैसे आपको ईश्वरीय कार्यों का ज्ञान है, वैसे ही राजकारी का ज्ञान नहीं है। पुराने मंत्री की सलाहों को भी कुछ लोगों ने शुरू में गलत समझा था। नए मंत्री की सलाहों की महानता कुछ ही समय में सबको समझ में आ जाएगी। इस पर राजगुरु कुछ न कह सके और पुराने मंत्री के घर गए। पुराने मंत्री की पत्नी ने उन्हें प्रणाम कर आसन दिखाया। राजगुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, महाराज शूरसेन तेरे पति से बहुत प्रभावित थे। वे मानते हैं कि सभी मंत्री प्रतिभावान नहीं होते, लेकिन अब तेरे पति की जगह एक अयोग्य व्यक्ति मंत्री बना है। वह अपनी गलत सलाहों से देश को नुकसान पहुंचा रहा है। चापलूसी की बातों से राजा को प्रसन्न करके उसने अपना स्थान मजबूत कर लिया है। केवल मंत्री की सलाहों, केवल उसी पर निर्भर रहना किसी भी राजा के लिए अच्छा नहीं होता। यह बात शूरसेन समझ नहीं पा रहा है। फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें देश के लिए एक उपकार करना होगा। तुम्हारा पुत्र सुनंद अब 10 वर्ष का है ना, उसे चंडकारण्य में स्थित वितंडु के गुरुकुल में विद्या अर्जन के लिए भेजो। वितंडु तुम्हारे पुत्र को वेगशील महान मंत्री के रूप में गढ़ेगा। जब तक तुम्हारा पुत्र विद्या समाप्त करके लौटकर नहीं आता, हमारे देश को मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा उसने कहा। पुराने मंत्री की पत्नी ने इसे स्वीकार कर वैसा ही किया। 10 वर्ष की आयु में सुनंद अपनी मां से बिछड़कर चंडकारण्य पहुंचा। वहां वितंडु ने उसे देखकर बात पूछकर जान लिया और कहा, गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति के लिए आना चाहिए, मंत्री पद को पाने के लिए नहीं। वैसे भी तुम्हारी उम्र अभी उस पद के बारे में सोचने लायक नहीं है, ऐसा कहा। सुनंद ने वितंडु को प्रणाम कर कहा, गुरुवर, यह सत्य है कि मेरे पिता ने अपनी अच्छी सलाहों से महाराज की सहायता की। उस प्रकार देश को लाभ हुआ। लेकिन मेरे पिता के कारण ही राजा को यह गलतफहमी हुई कि मंत्री की सभी सलाहें अच्छी ही होती हैं। उस गलतफहमी को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। एक योग्य मंत्री राजा में विवेक बुद्धि बढ़ाता है, न कि हर बात में अपने पर निर्भर बनाता है। मेरे पिता की गई भूल को सुधारने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं, ऐसा कहा। वितंडु ने सुनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम में महान तेज है। तुम्हारी बातें उम्र से अधिक बुद्धिमानी को दर्शाती हैं। मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों में निपुण बनाकर अपने बाद इस गुरुकुल को तुम्हें ही सौंपने का मन बना रहा हूं। फिर भी
तुम्हारा अभिप्राय भी उचित ही है। लेकिन एक बात याद रखो, जो केवल नौकरी या पद की इच्छा से पढ़ाई करता है वह जीवन में किसी काम का नहीं रह जाता, ऐसा उसने कहा। सुनंद ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर चुपचाप सुन लिया और उसी दिन से विद्या अभ्यास आरंभ किया। वितंडु ने उसे सब कुछ सिखाया। वह उसे राज्य शासन और मंत्रिमंडल के बारे में भी समझाया करता था। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। वह उन लोगों से भी आगे निकल गया जो उससे पहले वहां आए थे। एक दिन वितंडु ने सभी शिष्यों को इकट्ठा कर कहा, तुम में से रमाकांत किसी काम का नहीं है, यह मैंने पहचाना। मेरी वर्षों की शिक्षा उसके मामले में व्यर्थ हो गई। इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है। यदि तुम में से कोई उसकी जिम्मेदारी लेकर उसके दिमाग में रत्ती भर भी जान भर दे तो मुझे खुशी होगी। ऐसा करने वाले को मैं अपने बाद ये गुरुकुल सौंप दूंगा, ऐसा कहा। यह सुनते ही रमाकांत गुस्से में खड़ा होकर बोला, मैं यहां अपने जैसे लोगों से पाठ पढ़वाने नहीं आया हूं। जब मेरे गुरु ही मुझे सबके सामने अपमानित करते हैं तो मुझे यहां अब कोई काम नहीं है, ऐसा कहकर चला गया। तब वितंडु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रमाकांत को मंत्री बनने की तीव्र इच्छा है, इसी कारण उसे कोई विद्या प्राप्त नहीं हुई, ऐसा कहा। और 2 वर्षों के बाद सुनंद ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। उसने वितंडु से पूछा कि वह गुरुदक्षिणा में क्या चाहता है। यदि तुम मेरे गुरुकुल को चलाओ और गुरुकुल में प्रथम बनो तो वही मेरी गुरुदक्षिणा है, ऐसा कहकर वितंडु रुक गया। गुरुवर्य, सभी शास्त्र ये उद्घोष करते हैं कि गुरु से भी श्रेष्ठ स्थान माता का है। यदि आप मेरी मातृदक्षिणा को अस्वीकार कर केवल गुरुदक्षिणा ही देना चाहते हैं तो वैसा ही करूंगा, ऐसा कहा सुनंद ने। वितंडु ने सुनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, 10 साढ़े 10 वर्ष की आयु में ही तुम इतने समझदार हो गए हो। तुम्हारा ज्ञान केवल एक राजमहल तक, तुम्हारी बुद्धि केवल एक राजा तक सीमित रह जाए, यह मुझे पसंद नहीं। मैंने इसीलिए वैसा कहा। तुम्हारे मन को जो उपयुक्त लगे वही कार्य करो, वही मेरी गुरुदक्षिणा है। जा बेटा, ऐसा कहा। सुनंद ने विरुपदेश में प्रवेश कर यह जाना कि अब शूरसेन राज्य नहीं चला रहे हैं और वह अस्वस्थता के कारण पिछले 3 वर्षों से शय्याग्रस्त हैं। इसलिए उनके पुत्र वीरसेन ही अब राज्य चला रहे हैं। वीरसेन अत्यंत अहंकारी है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है। उसे मंत्री इसलिए नहीं चाहिए कि वह सलाह दे, बल्कि इसलिए चाहिए कि वह उसकी बातों को हां में हां मिलाए। चूंकि लोगों का मानना है कि उसके पिता शूरसेन को प्रसन्न करने वाला मंत्री अयोग्य था, उसने नया मंत्री नियुक्त करने की घोषणा की थी। जैसे ही सुनंद घर पहुंचा, मां ने उसे सारी बातें बताकर कहा, तुम सही समय पर आए हो। कल ही वीरसेन नया मंत्री नियुक्त करने जा रहा है। तुम्हें ही उसका मंत्री बनकर पिता से भी श्रेष्ठ पुत्र बनकर दिखाना है। दुर्भाग्यवश उसी रात सुनंद को अचानक तेज बुखार हो गया। वह ठीक होकर सामान्य स्थिति में आने तक उसे 1 सप्ताह लग गया। तब राजगुरु स्वयं उससे मिलने आए और बोले, बेटा, नया मंत्री नियुक्त हो चुका है। मुझे तुम्हारे आने की सूचना देर से मिली, फिर भी अभी समय समाप्त नहीं हुआ है। यदि तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें राजा से मिलवाऊंगा। सुंदर ने कहा, यदि कहा जाए तो राजा 2 मंत्रियों को भी रख सकता है। वर्तमान स्थिति में देश को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। इस पर सुनंद ने सहमति तो दी, लेकिन पहले नए मंत्री से मिलकर बात करने की इच्छा जताई। राजगुरु उसे नए मंत्री के पास ले गए। वितंडु को किसी काम का न मानते हुए जिसे रमाकांत ने निकाला था, वही अब नए मंत्री के वेश में सुनंद को मिला। दोनों ने एक दूसरे की कुशलता पूछने के बाद राजगुरु ने रमाकांत से अपने मन की बात कही। इस पर रमाकांत बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हम दोनों एक ही राजा के दरबार में मंत्री बनकर कार्य करें, यह मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन सुनंद ने रमाकांत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें बधाई देने आया हूं। गुरुवर ने कहा था कि यदि वह गुरुकुल की जिम्मेदारी स्वीकार ले तो वही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता। अब चंडकारण्य को लौट रहा हूं। ऐसा कहकर वह घर गया, अपनी मां को साथ लिया और चंडकारण्य स्थित गुरुकुल के लिए रवाना हुआ। बेताल ने यह कथा कहकर पूछा, राजा गुरुदक्षिणा से भी अधिक महत्वपूर्ण मातृदक्षिणा को मानकर राज्य लौटकर मंत्री बनने से इनकार करने वाला सुनंद अपना मन क्यों बदल बैठा? क्या उसने यह समझा कि उसी दिन जब वीरसेन ने नया मंत्री चुना
और वह बुखार के कारण घर से नहीं निकल पाया? वह ईश्वरीय संकल्प था? या फिर क्या उसने यह सोचकर रमाकांत जैसे अयोग्य व्यक्ति के साथ काम करना अपमानजनक समझा? या फिर उससे भी अधिक, क्या उसने ये माना कि ऐसे अक्षम व्यक्ति के मंत्री रहते हुए ही राजा को उसकी आवश्यकता सबसे अधिक है? वह क्यों समझ नहीं पाया? वितंडु जैसे महान पंडित से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद सुनंद में लोकज्ञान, समय बुद्धि और लक्ष्य की शुद्धता की कमी क्यों रही? यदि तुम्हें इन संदेहों के उत्तर मालूम होते हुए भी तुमने नहीं बताए तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, ऐसा कहा। इस पर विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, उसके गुरु ने कहा था कि उसकी विद्या और बुद्धिमत्ता केवल एक राजा तक सीमित न रहें, बल्कि कई लोगों के काम आए। लेकिन यह बात न मानकर सुनंद घर लौट आया। इसका कारण था उसका अपनी मां और राजगुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान। परंतु जिस प्रकार से नए राजा वीरसेन ने मंत्री का चयन किया, उसने उसे न केवल चौंकाया बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। वीरसेन शायद अहंकारी हो सकता है, लेकिन वह बुद्धिहीन नहीं है। यदि वह बुद्धिहीन होता तो चाहे मंत्री कितना भी बुद्धिमान हो, उसकी बुद्धि व्यर्थ हो जाती। सुनंद बुद्धिमान था, इसलिए वह अपने सुझावों से राजा की सहायता कर सकता था। लेकिन जब राजा ने अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग करके रमाकांत जैसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ है कि राजा की दृष्टि में मंत्री पद का कोई विशेष महत्व नहीं है, वह सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है। ऐसे मंत्री पद के लिए अगर सुनंद अपनी विद्या और ज्ञान को व्यर्थ करता तो वह मात्र दक्षिणा नहीं कहलाती। इसलिए वह उसे गुरुदक्षिणा के रूप में समर्पित कर गुरुकुल को कुशलतापूर्वक चलाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। इसलिए उसमें लोकज्ञान, समय बुद्धि और लक्ष्य की शुद्धता की कमी नहीं थी। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव सहित अदृश्य हो गया और फिर से पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हम सीख सकते हैं, सच्ची शिक्षा का उद्देश्य केवल पद या प्रतिष्ठा पाना नहीं होता, बल्कि समाज और गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना होता है। जो अपने ज्ञान का उपयोग स्वार्थ के बजाय सेवा के लिए करता है, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। या एक सरल रूप में, गुरु और माता के उनको चुकाना ही सच्चा धर्म है। पद की लालसा से नहीं, सेवा की भावना से ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद देखने के लिए। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें।